हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। ये बेसिक वीडियो जो होने वाला है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग रिवीजन के पर्पस से इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं, क्विक रिवीजन चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारा जितने भी अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है वो जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो बेसिकली ये वन शॉट फॉर्मूला वीडियोस के जैसा आपका है। इसमें आपको यूनिट मेजरमेंट से, बेसिकली ये पहला हमारा चैप्टर है, तो यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारे पास है यूनिट क्या होता है। तो अपने को इतनी बातें तो अब पता ही हो गई कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ फंडामेंटल यूनिट होते हैं हमारे पास। लेंथ को हम लोगों ने डिफाइन किया तो उसके लिए यूनिट है हमारे पास मीटर है, सिंबल को एम से लिखते हैं। वैसे ही ये सारे आपको पता ही होंगे, तो इस पे कुछ खास बात नहीं करते हैं हम लोग। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है कि कोई भी मेजरमेंट को अगर लिखना चाहे, कोई भी मेजरमेंट लिखना चाहे, तो उसके दो पार्ट होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के बराबर होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है बेटा, जैसे कि अगर हम लोगों ने 10 मीटर लिखा, तो 10 मीटर लिखने के पे क्या बना, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या बताया, मीटर। अगर आप इसको दूसरे सीजीएस में ले जाने हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेजरमेंट वही रहेगा बट न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हमें याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट भी है जो कि हम लोग बाद में यूज करते हैं, या एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसमें प्लेन एंगल के लिए रेडियन एंड सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो डी थीटा को हम लोग लिख देते हैं डीएस, जो कि है हमारे पास आर्क अपॉन आर। या जब हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो ये बेसिकली आइसक्रीम का कोन के जैसा है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ अदर यूनिट होती है हमारे पास लेंथ के लिए। एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि आपने काफी ज्यादा यूज किया होगा। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर काफी यूज हुआ होगा ये। तो एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। नैनोमीटर 10⁻⁹ फर्मी, यहाँ पर जब एटॉमिक रेडियस वगैरह की बात करते हैं तो फर्मी की बात होती है 10⁻⁻15। माइक्रोन 10⁻⁻6। एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है उसका ऑर्डर। अब एक क्विंटल कई बार आता है, तो क्विंटल का मतलब 100 केजी होता है। अगर मैट्रिक टन दिया है हमारे पास तो 1000 केजी के बराबर होता है। ईएमयू की वैल्यू आपको बहुत बार यूज होती है, जो कि वैल्यू लगभग लगभग इक्वल होती है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर। एक दिन में कितनी यूनिट होती है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत बार सवाल सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाती है। सेक किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है 10⁻⁻2 8 सेकंड के बराबर होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि वन एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो वन एस्ट्रोनॉमी है हमारे पास लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, लाइट एक साल में कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के बराबर। तो उस डिस्टेंस को हम लोग पैरेलैक्स मेथड में निकालते हैं, जो कि वैल्यू होती है लगभग लगभग 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। वन लाइट ईयर, अब इसको कैसे निकाला होगा, तो लाइट की स्पीड निकाल लिया, एक साल में कितने टाइम हो गया उससे आपने मल्टीप्लाई करा तो फिर ये वैल्यू निकल गया। पारसेक, ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। फिर बोर रेडियस, अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। फिर आता है हमारे पास माइल। माइल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता तो उसको हम लोग उतना नहीं भी रखें तभी भी चले जाता है। फिर आता है हमारे पास वो एएमयू। एएमयू अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, तो ये 1/12 ऑफ C12 एटम के बराबर होता है, जिसमें यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का मास कितने के बराबर होता है, तो ये होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी के बराबर हो जाता है। अर्थ का मास लगभग लगभग 10⁻25 केजी के बराबर है। जो यूनिवर्स हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है उसका मास लगभग लगभग 10⁻55 केजी के बराबर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब बातें क्लियर होंगी। तो इसको थोड़ा दोबारा जब वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से रिकैप कर लेना। चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। आइए भाई, इसके बाद जब लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग तो पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। ये कोई खास बात नहीं। क्या होता है ये सर, एंगल इज इक्वल टू या आर्क इज इक्वल टू, आप बस आर्क का फॉर्मूला लिख दीजिए। आर्क की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, तो थीटा एंगल इंटू रेडियस के बराबर। यहाँ पे रेडियस क्या है हमारे पास, एक्स के बराबर है, तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और यूनिट है जो कि हम लोगों को यूज होती है, जैसे कि अगर बोल दिया जाए डिग्री का कन्वर्जन कितना है, तो हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, पाई/180 रेडियन के बराबर होता है। कई बार मिनट और सेकंड की वैल्यू भी अपने को रिक्वायर हो जाती है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर हो जाता है। दैट इज अगेन इक्वल टू 3
0.00 सेकंड के बराबर हो जाता है। अगर हम लोग स्मॉल साइज की बात करें तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, टनलिंग माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है एंड वॉल्यूमेट्रिक मेथड भी एक होता है जो कि अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। फिर आता है हमारे पास एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। तो एक्यूरेसी का कोई खास अगर जरा ध्यान से आप देखें तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास ये बॉक्स है और यहाँ पर 5-6 लोग फेंक रहे हैं पत्थर या फिर स्टोन्स, मतलब बेसिकली वो दोनों सेम ही हो गया। पेपर्स को सपोज फेंक रहे हैं हम लोग, तो पेपर्स को अगर फेंक रहे हैं जो सबसे पास होता है उसको हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम ये सबसे क्लोजेस्ट है तो इसको हम लोग बोल देते हैं सबसे एक्यूरेट है ये। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। प्रिसीजन का हमेशा मतलब होता है कि कितना लीस्ट वैल्यू ये मेजर कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास आप ये छोटी छोटी बातें शायद आपको पता होगा कि अगर 1 मीटर स्केल हम लोग ले लेते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर पाते हैं वो 1 mm के बराबर होता है। जब अगर वर्नियर कैलिपर ले जाए तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं वो 0.1 mm के बराबर होता है। और अगर यही बातें हम लोग स्क्रू गेज में ले लें तो 0.01 mm के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू तक मेजर कर पाता है, दैट इज हमारा स्क्रू गेज। ठीक है, इसके बाद और भी है बट उतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमारे पोर्शन में है तो हटा दिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा, कोई भी नंबर को अगर लिखा जाए 3.26 सपोज लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ डिजिट हैं जो कि हमेशा श्योर है और कुछ अनसर्टेन डिजिट है, जैसे कि 6। कैसे समझ में आया सर, तो सपोज इस लाइन की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर के बराबर हम लोग बोल देते हैं। अब 3 लोग हैं, कोई बोल सकता है 3.25 बोल सकता है, कोई 3.24 बोल सकता है या कोई 3.27 बोल सकता है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो ये अनसर्टेन डिजिट है। तो जो अनसर्टेन डिजिट डिपेंड किस पे करेगा बेटा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है। ठीक है, तो अनसर्टेन अनसर्टेन डिजिट दोनों का अगर मिलाकर हम लोग बताएं तो हमारे पास आता है ये सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कई बार ये एक कंडीशन का सवाल आ जाता है कि मोर प्रिसाइज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है या मोर एक्यूरेट है, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि सपोज हमारे पास अगर बोल दिया जाए 4.26 सेंटीमीटर या mm का मेजरमेंट है और इसको मेजर करने के लिए 3 लोग आए, तो एक ने मेजर करके बोला कि सर दैट इज इक्वल टू 4.022 mm के बराबर। ठीक है, अब ज्यादा प्रिसाइज तो ये है। उसके बाद दूसरे ने आकर बोला कि सर दैट मींस इट इज इक्वल टू 4.24। तीसरा आकर बोला कि सर इट इज इक्वल टू 4.2। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज ये है बट मोर एक्यूरेट कौन सा था हमारे पास, ये था इन तीनों में। तो यही कंडीशन यहाँ पर बोला गया। ठीक है, वापस आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या बोला था, अभी अभी बताया कि जितने भी सर्टेन डिजिट हैं अनसर्टेन डिजिट हैं उन सभी को मिलाकर हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात की। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइंड करने दिया था तो इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर्स हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर्स हैं, इसके पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं ये सभी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर आया कि अगर दो नंबर या दो नॉन जीरो के बीच में जीरो जा जाते हैं तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट ही मानते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं टोटल 6 नंबर हैं तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ट्रेलिंग जीरो है, कहीं यहाँ पे दिख रहा है क्या, चलो नहीं दिख रहा, मान लो थर्ड एग्जांपल रूल दे दिया कि सपोज 238 900, तो जो भी ट्रेलिंग जीरो होंगे वो हमारे लिए अनसर्टेन हो जाएंगे, तो इसको हम लोग अनसर्टेन के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई नंबर एक से कम हो तो पहले नॉन जीरो के पहले, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोस होंगे वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर रखा हुआ। फिर कुछ और बातें कि मान लो अगर सेम इक्वेशन लिखा है 2389.00, तो अगर डेसिमल के बाद जीरो है तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, बेसिकली इतने ही रूल हैं और इसी में हम लोग सारे काम कर लेते हैं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा रूल आ जाता है कि अगर हमारे पास कभी कोई परफेक्ट मेजरमेंट हो, मतलब ट्रू वैल्यू दिया गया हो, उसमें तो कोई एरर नहीं आ सकता है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। मैथमेटिकल कांस्टेंट जैसे कि 2 पाई वगैरह या पाई वगैरह, इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसको आप बता नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कोई एरर पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए ये इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं। अब कुछ रूल्स आते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के। तो रूल नंबर 1 क्या है बेटा, रूल नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल नंबर रहेंगे जितने की लीस्ट डेसिमल लीस्ट
डेसिमल्स इन द नंबर, तो ये अगर दो नंबर है हमारे पास, इनका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो इनमें से देखें कि किसमें डेसिमल के बाद सबसे कम संख्या है। ठीक है, तो ये तीन है आई थिंक, तीनों को अगर आप ऐड करते हैं सबसे कम डेसिमल के बाद इसी भाई सब में थे, तो जो फाइनल आंसर उसमें भी सिर्फ एक डेसिमल के बाद रहेगा, मतलब आपने इसको राउंड ऑफ करके 25.9 के बराबर कर दिया। ठीक है, अगर आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर लाते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा डिपेंड करेगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे लीस्ट है आउट ऑफ द टू उस पर डिपेंड करेगा। मतलब द फाइनल आंसर विल कंटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज ऑफ द लीस्ट गिवन नंबर में से सबसे कम नंबर का, या सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल आंसर भी आ, दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट पे आते हैं। अभी पिछले सवाल में जब हम लोगों ने देखा, या पिछले एग्जांपल में देखा कि आपको नंबर्स को राउंड ऑफ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर को राउंड ऑफ करने का रूल क्या होता है कि अगर जो हमारे पास डिजिट है जिसे आप रिमूव करने वाले हैं या लेफ्ट आउट करने वाले हैं, वो अगर 5 से ज्यादा हो तो उससे पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा देते हैं, अगर 5 से कम हो तो सेम रहने देते हैं। बट अगर जो नंबर को आप रिमूव कर रहे हैं अगर वो 5 हो तो क्या होगा? ठीक है, तो उससे पहले वाले नंबर को हम लोग चेक करेंगे, अगर वो इवन है तो उसे एज इट इज रहने देंगे, बट अगर वो ऑड है तो उससे पहले वाले नंबर को, जो कि ऑड था नंबर, उसे आप 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर पे। अब वर्नियर कैलिपर पे जरा वापस से समझते हैं, तो ये जो स्केल है, ये नॉर्मल हमारा स्केल होता है, इसको मेन स्केल कहते हैं, और यहाँ वाला जो स्केल होता है इसे हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, तो वो हमेशा होता है 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर। किसी भी मेजरमेंट को अगर लेते हैं और जो हमारा स्केल है उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, तो मेजरमेंट आएगा हमेशा हमारे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा बेटा? तो जो भी वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा आपको उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा लीस्ट काउंट से। ठीक है, लीस्ट काउंट से। तो मान लो यहाँ पर जैसे ये थर्ड का लाइन कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग हो गया थर्ड। जीरो देखेंगे तो जीरो किसके बाद आ रहा है? सपोज 1.5 के बाद आ रहा है, तो मेन स्केल का रीडिंग 1.5 हो गया। वर्नियर स्केल का रीडिंग थ्री वाला लाइन अगर इसका मेट कर रहा है तो थ्री लाइन ले लिया इनटू लीस्ट काउंट यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब जीरो अगर वर्नियर कैलिपर का जीरो कोइंसाइड करता है मेन स्केल से, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोई जीरो एरर नहीं है। बट अगर जीरो एरर कोइंसाइड नहीं करता है, तो सपोज जो हमारा मेन स्केल है और जो ये वर्नियर स्केल है, इसमें अगर ये कौन सा लाइन था बेटा? ये था लाइन हमारे पास जो कि मेन स्केल का लाइन था। तो मेन स्केल में जो जीरो का लाइन है उससे पहले अगर वर्नियर स्केल रह जाता है, ठीक है, मतलब उसके राइट साइड में रह जाता है, तो हम लोग इस टाइप के एरर को बोलते हैं पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव या जीरो एरर, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा याद रखना, अपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव एरर रहेगा तो यहाँ पे आप रिमूव करेंगे, यहाँ पर आप रिमूव करेंगे या उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव एरर कैसे निकाला जाएगा सर? मान लो यहाँ पर बोला गया जैसे कि इस एग्जांपल में कि 5 वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड है, तो पॉजिटिव एरर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, जो भी लीस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड बाद में सब्सट्रैक्ट करेंगे जो फाइनल आंसर रहेगा। वेरएज वेरएज अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा रीडिंग है वो इस तरीके से है, या जो हमारा वर्नियर स्केल है वो कुछ इस तरीके से है कि उसका जीरो वाला लाइन मेन स्केल के जीरो वाले लाइन से लेफ्ट साइड में है, तो इस टाइप में हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो एरर रहेगा तो क्या किया जाएगा? वही वाइस वर्सा, नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? प्लस नेगेटिव जीरो एरर लाएंगे। तो कैसे लाएगा? वही नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है उसको चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए लिस्ट काउंट से, देन ये वैल्यू को आपको ऐड कर देना होगा जो भी आपका रीडिंग होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग स्क्रू गेज पे। तो स्क्रू गेज के लिए अगर हम लोग, शायद पिछले स्लाइड में होगा, तो स्क्रू गेज के लिए अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकाले, स्क्रू गेज के लिए अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकाले तो वो होता है एक पिच डिवाइडेड बाई एक स्क्रू गेज हाँ यहाँ पर है। चलिए, तो स्क्रू गेज में अगर हम लोग आए तो ये वाले स्केल को हम लोग नाम दे देते हैं सर्कुलर स्केल, क्योंकि यहाँ पर भी सर्कुलर स्केल में रीडिंग रहेगी। और जो ये स्केल है उसको हम लोग नाम दे देते हैं मेन स्केल, यहाँ पर इसका मेन स्केल का जीरो वाला लाइन रहेगा। ठीक, अच्छा होता क्या है, जैसे आप इसे रोटेट करते हैं तो ये स्लीव आगे की तरफ जाता है, और जो जॉज होते हैं वो कुछ इस तरीके से जाते हैं। तो विथ वन रोटेशन जो डिस्टेंस कवर होता है वो कितने के बराबर होता है? एक पिच के बराबर होता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आ जाएगा हमेशा पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो ये जो सर्कुलर स्केल था उस पे जितना डिवीजन होगा वो दिया रहेगा
उससे आप निकालेंगे कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, आइए अब यहां पर भी पॉजिटिव जीरो एरर कब आएगा बेटा, तो अगर ये जीरो का लाइन है, कौन सा लाइन है बेटा, ये मेन स्केल का लाइन है, मेन स्केल का लाइन है, तो जीरो वाले लाइन से अगर पहले रह जाए, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रह जाए, तो हम जीरो किसका जीरो रहेगा बेटा, जो हमारा सर्कुलर स्केल था उसका रीडिंग या उसका जीरो अगर पहले रह जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है। तो कैसे निकलेगा, जो लाइन को इंसाइड हो रहा होगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर है तो यहाँ पर मेजरमेंट में से आप माइनस करेंगे क्या, जो भी आपके पास पॉजिटिव एरर आएगा। ठीक है, कुछ बातों को याद रखें बेटा कि अगर इसमें भी हम लोग मेजरमेंट लिखें तो किसके बराबर आएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अगर जीरो एरर नहीं है तो बस इतना ही रह जाएगा, अगर जीरो एरर है तो जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव एरर था तो आप माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव एरर रहेगा तो आपको प्लस कर देना होगा। ठीक है, तो नेगेटिव एरर कैसे आएगा बेटा, कि जीरो का लाइन ऊपर रहेगा, तो ऊपर रहेगा कितने से ऊपर रहेगा, देखो बेटा बोल रहा 97 का लाइन को इंसाइड हो रहा, तो एक्चुअल में कितने के पार्ट के कारण जो एरर आएगा वो आएगा तो तीन, क्योंकि यहाँ पर टोटल 100 डिवीजन थे, 97 तक इंसाइड हो गया, तो यहाँ पर आ गया तीन इंटू लीस्ट काउंट। अब जैसे ही नेगेटिव जीरो एरर आपको दिख गया तो जो मेजरमेंट है उसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ बातें और एरर पे आते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एरर आपने अभी तक पढ़ लिया होगा कि एरर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर के अंदर भी टाइप है, उस वाले बात पे अभी हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि ये जब डिटेल क्लासेस चलती हैं या डिटेल क्लासेस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं हमारे पास रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है बेटा, जैसे कि वोल्ट आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस हो गया, तो जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आप बढ़ाते हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, रैंडम एरर डिक्रीज करता है। ठीक है, आइए अब एरर के कैटेगरी में ही आते हैं, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाए तो आर इक्वलेंट को लिखा जा सकता है आर इक्वलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वलेंट। डेल्टा आर इक्वलेंट कैसे आएगा बेटा, तो अगर एरर में क्या होगा, हमारे पास एडिशंस कर रहे हो या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो डेल्टा जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सब्सट्रैक्शन भी करेंगे तो भी बीच में प्लस ही रहेगा बेटा। ऐसा क्यों है सर, बीच में प्लस रहने वाला है, ऐसा इसलिए है बेटा कि एरर हमेशा इंक्रीज करेगा, याद रखना एरर हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, आ जाइए फिर आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आर इक्वलेंट निकालना है मुझे तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहां से आपके कई सारे सवाल बन जाते हैं। सेम फोकस वाले केस में भी, या जब लेंस या मिरर के बारे में आप बात करते हैं तो भी वहां पर यही फॉर्म रहता है, क्योंकि 1/f वी यहाँ पे ले लिया लेट्स से, प्लस 1/u का केस ले लिया। ठीक है, या दूसरा भी केस ले लिया, दोनों केस में अगर आप देखें तो सेम सीरीज एंड पैरेलल वाला केस ही चल रहा। तो आर इक्वलेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वायर, डेल्टा आर वन बाई आर वन स्क्वायर, डेल्टा आर टू बाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट मोस्टली डिराइव्ड भी करते हैं लाइक रेगुलर लेक्चर्स में, बट अभी के टाइम पे तो आपको ये एज अ फॉर्मूला ही याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट पे। तो अगर z इज इक्वल टू ए इंटू बी हो या a बाई बी हो, दोनों केस में डेल्टा z की एक्सप्रेशन सेम रह जाएगी। तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, दोनों केस के लिए यही बात है। अगर z इज इक्वल टू ए टू पावर n हो जाएगा बेटा, तो पावर बाहर आ जाएगा, तो n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए। तो देख बेटा, ये काम हम लोग तब लिख सकते हैं जब एरर एनालिसिस, या जब तक वैलिड हो सकता है जब तक एरर लेस देन 10% ना हो। तो अगर एरर लेस देन 10% हो तभी आप एरर एनालिसिस लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर z की वैल्यू हमारे पास ए एक्स बी वाई सी क्यू है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा जेड बाई जेड, अब ये बन गया क्या, रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर सबके बाहर आ जाएंगे, एक्स डेल्टा ए बाई ए, वाई डेल्टा बी बाई बी, क्यू डेल्टा सी बाई सी। यहाँ से आपका परसेंटेज एरर भी आ जाएगा या रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, डायमेंशन एनालिसिस। तो कुछ कुछ क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन सेम रहता है, ये अगर आप याद रखें तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा फाइनल एग्जाम में। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आप देखें तो डी यू बाई डी वाई के बराबर होता है, वही फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन आएगा। सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, फोर्स बटे लेंथ या फिर एनर्जी अपॉन एरिया। तो दोनों से आप डायमेंशन निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा। वेलोसिटी स्पीड सेम रहेगा, फोर्स का, वेट का, थ्रस्ट का, एनर्जी ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो डेल्टा ई बाई डेल्टा एल अगर आप कर देंगे
तो वो फोर्स के बराबर ही आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन, सभी का डायमेंशन सेम रहेगा एक्सेलरेशन के बराबर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ से आता है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ये आता है हमारे पास एनर्जी बटे मास से, तो आप यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। सेम लेटेंट हीट के लिए भी यही हो जाएगा। उसके बाद आया टॉर्क। टॉर्क हो एनर्जी हो, इन सभी का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं फोर्स इंटू एल से। फोर्स का डायमेंशन लीजिए, एल का डायमेंशन लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू एच म्यू से अगर आप निकालें तो, या एच म्यू से निकालें या एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालें, दोनों का सेम आएगा। फिर आया एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, मॉडुलस इलास्टिसिटी, स्ट्रेस। एनर्जी डेंसिटी ये सब क्या हो जाता है बेटा हमारे पास? तो ये एनर्जी बटे वॉल्यूम के बराबर होता है, तो इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। थर्मल कैपेसिटी हो, एंट्रोपी हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो, तो थर्मल कैपेसिटी वगैरह या एंट्रोपी, एंट्रोपी को अगर आप इसमें याद करें तो डेल्टा क्यू बाई टी के बराबर होता है। यहाँ से भी सिंप्लीफाई करें तो आपका डायमेंशन आ जाएगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? एनर्जी के बराबर। ईएमएफ हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, तो ये दोनों कैसे आ जाएगा बेटा हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज के बराबर आ जाएगा। फिर आया एनर्जी डेंसिटी, अभी अभी बात किया था कि हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन को भी आप एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं, या एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी आप एनर्जी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन सब से भी आपका अभी तक तो बातें समझ ही गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी निकालने के 3-4 फॉर्मूले हैं, चाहे वो एसएचएम का केस हो या रेजोनेंस का केस हो या टाइम कांस्टेंट का केस हो, और सभी के लिए फ्रीक्वेंसी से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया। फिर आया वेलोसिटी, ये इक्वेशन आपको याद होगा जब हम लोग वेव पढ़ते हैं तब होता है, तो ये दोनों इक्वेशन वहां से आ जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि सी इज इक्वल टू 1/√μ0 ए नॉट, ई बाई बी हो गया, √E बाई डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ गए, सी वी स्क्वायर आ गया, पी वी आ गया, क्यू स्क्वायर सी आया, आई स्क्वायर आर टी आ गया, ठीक है, एनआरटी आ गया। इन सभी का डायमेंशन एनर्जी के बराबर है। आइए अब डायमेंशनल इक्वेशंस में आने में, तो कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं जो डायमेंशन लेस है, ठीक है, जिनका डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल सॉलिड एंगल हो गया, परमिटिविटी हो गया, इन सभी का स्ट्रेन हो गया। तो कई बार सवाल में आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन से पेयर का डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो वो आप यहां से देख सकते हैं। फिर आया डायमेंशन एनालिसिस का अगला पार्ट, होमोजेनिटी का कंडीशन। देख बेटा ये क्या होता है कि z इज इक्वल टू अगर लिखा जाए x प्लस वाई, तो यहाँ पर x का डायमेंशन, y का डायमेंशन, z का डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर आप लिखते हैं, तो ए टी का डायमेंशन हो या यू का डायमेंशन हो या वी का डायमेंशन हो, इन सभी का डायमेंशन आप एक ही बोल देते हैं, वेलोसिटी के बराबर है, एल टी माइनस वन के बराबर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लीजिए। तो इस वाले एग्जांपल में अगर देखा जाए तो आपसे क्या क्या पूछा, ए बी सी के डायमेंशन बताइए। तो देख बेटा अभी अभी पढ़ा कि z की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, x हो या y हो, सभी के बराबर ही रहने चाहिए। तो x यहाँ पर क्या है, या टाइम का डायमेंशन c के बराबर रहेगा, तो c का डायमेंशन डायरेक्टली आपको पता चल गया, टाइम के बराबर होगा। b का डायमेंशन क्या होगा बेटा, तो वेलोसिटी है हमारे पास LHS में, तो एल टी माइनस वन, ये आ गया v, यहाँ पे आया t, तो b का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, l के बराबर, तो आ गया। अब आप यहाँ से आपका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप a का भी डायमेंशन चाहें तो वेलोसिटी है हमारे पास एल टी माइनस वन, ये आया a, ये आया t, तो एल टी माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को या इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन यूनिट मेजरमेंट में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही हमारे लिए क्या रहने वाला है बेटा, कि डायमेंशन एनालिसिस आप कितना कन्वीनियंटली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आया कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये हम लोग टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बात किए थे। कन्वर्जन यूनिट क्या होगा, मतलब मेजरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, मेजरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे तो यूनिट भी चेंज होगा, तो n1 u1 शुड बी इक्वल टू n2 u2 के बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप का सवाल यूनिट मेजरमेंट में ये आ सकता है। ठीक है, सवाल पे बेस्ड भी हम लोग एक सीरीज करेंगे, तो जिसमें आपको ये सारे फॉर्मूले के बेस्ड पे ही रहेगा, तो अगला वीडियो इसी पे आएगा, सेम चैप्टर और उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए भाई, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इन प्रैक्टिकल यूनिट बोला है, यूनिट ऑफ मास बिकम डबल
एंड यूनिट ऑफ टाइम बिकम हाफ, देन 8 जूल कितने के बराबर होगा? जूल क्या है हमारे पास? एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है हमारे पास? मास, जिसको आप चलो लिख देते हैं आप केजी। एनर्जी है तो यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब क्या बोला है? मास को डबल हो जाना है। ठीक है, तो एन रखा, मास डबल हो गया भाई, तो 2 टाइम्स ऑफ केजी कर दिया मैंने। उसके बाद यूनिट ऑफ टाइम बिकम हाफ, तो यूनिट ऑफ मीटर के बारे में कुछ नहीं बोला, रहने देते हैं। यूनिट ऑफ टाइम बिकम हाफ, तो सेकंड बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 4 आ गया। सेकंड बाई टू का होल स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर के डिवाइड में था तो 4 ऊपर चला जाएगा। 4 2 8 कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 के बराबर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आइए थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाला केस हमारे पास बोलता है, पिछले में ही निकाला हुआ था, कि आपको डायमेंशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज निकालने पड़ जाएंगी। तो जैसे कि, और ये सबसे कॉमन सवाल है, सबसे ज्यादा फेवरेट सवाल, चाहे वो नीट में हो, जेई मेंस में हो, ये सवाल रहता है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन सभी को एक्सप्रेस करना है सो दैट इनका डायमेंशन लेंथ के बराबर आ जाए। तो जो भी बोला है हम लोग उसको लिख लेते हैं। एम एल का पावर 1, एम एम का पावर 0, टी का पावर 0, ये आ गया लेंथ के लिए डायमेंशन। प्लैंक्स कांस्टेंट अभी अभी निकाला, एनर्जी से निकाल सकते हैं आप, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 का पावर एक्स, ये आ गया। कैसे निकाला सर? तो E इज इक्वल टू आप एच न्यू से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर लिखा जाए तो वो है हमारे पास एल टी माइनस 1 का पावर बन गया है वाई के बराबर। तीसरा है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिखा m-1 l का पावर 3t-2 के बराबर, दैट शुड बी इक्वल टू z। अब जैसे ही ये बात अपने को पता चल गया, जैसे ही ये बात अपने को पता चल गया, तो हम लोग अगला कार्यक्रम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसा होगा बेटा अगला कार्यक्रम? चलिए उस बात पे आते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। मास वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए, तो मास का पावर हमारे पास हो जाएगा x माइनस जेड के बराबर। लेंथ का पावर देखिए, तो लेंथ का पावर हमारे पास कितना है बेटा? तो वो आ गया हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 3z के बराबर। फिर आया हमारे पास टाइम, तो टाइम का वैल्यू आ गया -x -y -2z। ठीक है, अब कंपेयर करना होगा हमें, तो किसको किसको कंपेयर करना होगा बेटा? पहले कंपेयरिंग पावर ऑफ मास। तो कंपेयरिंग करा, किसका पावर कंपेयर कर रहा है बेटा? मास का पावर कंपेयर कर रहे हैं आप। तो 0 इज इक्वल टू आ गया x माइनस जेड। यहां से आपने बोला कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? z के बराबर होगी। इन द सेम वे लेंथ को आपने कंपेयर करा, तो लेंथ का पावर अगर आप देखना चाहें तो 1 है, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3y। तो प्लस 3 प्लस वाई था ना, हाँ प्लस वाई प्लस 3z। अब देख बेटा x एंड z तो सेम ही है हमारे पास, तो 1 इज इक्वल टू 5x प्लस वाई के बराबर आया। फिर कंपेयर कर टाइम का पावर, तो टाइम का पावर भी 0 है, दैट इज इक्वल टू -x -y -2z। अगेन x एंड z बराबर ही है बेटा, तो हम लोगों ने लिख लिया y की वैल्यू -3z के बराबर या 3x के बराबर। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, यह आया 5x, y की वैल्यू आ गई -3x, यानी कि जो x की वैल्यू थी बेटा 1/2 के बराबर आई, एंड सेम वैल्यू z का था। जैसे ये बातें अपने को पता चल गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -3/2 के बराबर। अब देखो क्या क्या बातें हम लोगों ने लिखा था। लेंथ पहला था h का पावर x लिखा था, फिर था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का पावर y, यही सारी बातें। ये h का पावर x, l का या c का पावर y, और g का पावर z। तो g का पावर था हमारे पास z के बराबर। ठीक है, l h का वैल्यू कितना है बेटा? तो x एंड z दोनों है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एच जी बन गया। c का पावर y था, ये g बन गया, राइट। तो c का पावर -3/2, यानी कि ये नीचे आ गया, c का पावर बना हमारे पास 3/2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हो सक होप करता हूँ कि आपको ये सारे कंसेप्ट थोड़े जल्दी में थे, बट रिवाइज करने में हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। मेरे सेल्फ पिक्ड क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो
कम समय में आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, अगेन ये आपको डिटेल फॉर्मूलेज नहीं होने वाले हैं। आपका जो भी फॉर्मूला बुक बनाया होगा वो आपका हमेशा बेटर होने वाला है। बट अगर इनमें से कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।